दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन सितंबर में अमेरिकी फेड बढ़ा सकता है ब्याज दरें। फेड चेयरपर्सन जेनेट येलन ने कहा, अमेरिकी इकोनॉमी में मजबूती के संकेत। फेड के बयानों के बाद अमेरिकी बाजार में मिला-जुला कारोबार। एप्पल का शेयर 6% चढ़ने से नैस्डैक को सहारा, लेकिन एशियाई बाजारों में कमजोर शुरुआत। जुलाई सीरीज की एक्सपायरी आज। 47% ब्रोकर्स की राय 8,600 से 8,650 के बीच होगी एक्सपायरी। जीएसटी से राज्यों को नुकसान की 100% भरपाई का फैसला। कैबिनेट ने 1% इंटरस्टेट टैक्स भी हटाया। घरेलू एक्सचेंजेस में विदेशी निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 15% की गई। एमसीएक्स के शेयर में दिखेगी तेजी। भारतीय एयरटेल ने पेश किए शानदार नतीजे। मुनाफा 11% तो मार्जिन 37% तक। डेटा वॉल्यूम में 62% की बढ़ोतरी और अफ्रीका से होने वाली आय भी बढ़ी। पंजाब नेशनल बैंक के तिमाही नतीजे आज। मुनाफे में 98% की भारी गिरावट की आशंका। एनआईआई भी 13% लुढ़कने का अनुमान। सिंडिकेट बैंक के भी नतीजे निराश कर सकते हैं। तैयार हो जाइए भारतीय बाजारों में बड़े एक्शन के लिए। एक्सपायरी का दिन और बड़ा उतार चढ़ाव। आज निफ्टी में दिखेगा आपको बड़ा मुंह, और शायद दोनों तरफ। ऐसे में कहां होगी एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन इस उतार चढ़ाव भरे बाजार को कैसे करें ट्रेड आप, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले, और प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान भी हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। और इन दोनों एक्सपर्ट से हम पूछेंगे आज की ट्रेडिंग रणनीति, अगली सीरीज का आउटलुक, और काफी सारे शेयरों पर बात भी आज करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, जेनेट येलन की जो एफओएमसी की बैठक थी वो भी एक तरह से अब निकल चुकी है, और सबकी निगाहें तो आज टिकी रहने वाली हैं होने वाली एक्सपायरी पर और अगस्त सीरीज पर। ये बताइए, इस सीरीज का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे? तेजी का ही ध्यान रखा जाए, बड़ा मूव आएगा और दोनों तरफ ट्रेड मिलेंगे, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि एक उतार चढ़ाव वाला सेशन होना चाहिए, और कल ही की तरह आज भी कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ट्रेड करने की रणनीति होगी। जहां तक ग्लोबल मार्केट का सवाल है, कमोबेश अमेरिका से जो संकेत आए वो उम्मीद के मुताबिक है। सिर्फ एक ये कि अमेरिकी इकोनॉमी में मजबूती का संकेत जो जेनेट येलन ने दिया वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन सामने आपको क्रूड का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। क्रूड जिस तरह से गिरकर $43 के आसपास आ गया है, और अच्छी बात है कि क्रूड के गिरने की वजह इस वक्त दुनिया भर के बाजारों की मंदी नहीं है, बल्कि सप्लाई का बढ़ना है। तो इसे शायद ग्लोबल मार्केट्स, यही वजह कि ग्लोबल मार्केट्स क्रूड की गिरावट के बावजूद गिर नहीं रहे, तो इसे पॉजिटिव समझा जाना चाहिए। तो दो चीजें हैं हमारे लिए, जहां ब्याज दरें बढ़ना थोड़ा सा मीडियम टर्म में भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव, वहीं क्रूड का गिरना एक पॉजिटिव। तो कम से कम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के संकेत बैलेंस्ड है, और एशियाई बाजार मामूली प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। तो हो सकता है उसके चलते हम एक शुरुआत कमजोरी के साथ करें, फ्लैट करें। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी जरूर मजबूत है जीएसटी की खबरों के दम पर, जहां बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो दो फैक्टर्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स और जीएसटी, जो भारतीय बाजारों की दिशा तय करेंगे। इस बीच अब आज जब मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, तो पहले जिस तरफ बाजार खुलकर जाता है जाने दें। अगर फर्ज करें शुरुआत कमजोरी के साथ हो, तो 8,550 के आसपास जितना खरीदेंगे सेफ रहेंगे। 8,500 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, और दिन के दौरान ही फिर आपको 8,650, 8,675 के लक्ष्य के लिए ट्रेड करना चाहिए। मजबूत खुल जाए, ऊपर जाए, तो 8,650, 8,675 की रेंज में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 8,700 का स्टॉप लॉस होगा। 8,600 और 8,575 के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करें। मैं बहुत कमजोर एक्सपायरी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि अगर कमजोरी फर्स्ट हाफ में हो जाए तो और भी बेहतर, ताकि सेकंड हाफ में आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी मिल सके। लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट हाफ में मजबूती पहले होगी तो हो सकता है फिर आपको एक्सपायरी 8,600 या थोड़ा सा उसके आसपास देखने को मिले। बैंक निफ्टी कल पहली बार 3 दिनों के बाद बैंक निफ्टी ने अच्छी मजबूती के संकेत दिए। ये संकेत इसलिए क्योंकि 19,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। एक दिन और अगर ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो क्या कहने, बहुत अच्छा हो जाएगा। 18,800 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी को खरीदना चाहिए। 19,200, 19,300 ऊपर का लक्ष्य है। और अगर बैंक निफ्टी भी पहले मजबूत शुरुआत कर दे तो 19,200 के आसपास आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करें। ये बोल्ड कॉल है स्किल ट्रेडर्स के लिए, और तब 19,000-18,900 के आसपास आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करनी चाहिए। पॉजिटिव्स काफी दिख रहे हैं आज सेक्टर्स के लिए। आज से जिस तरह से क्रूड के दाम गिरे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अब भी खरीदारी बरकरार रहेगी।
फार्मा शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन दो अलग सेक्टर्स जो खबरों के दम पर डिफेंस और इरिगेशन, कल देर रात जिस तरह से कैबिनेट ने फैसले लिए उनके चलते ये दो सेक्टर आज बड़े एक्शन में रह सकते हैं, खासतौर से सरकारी डिफेंस कंपनियां। नेगेटिव अगर कहीं दिख रहा है तो थोड़ा बहुत ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज शेयर थोड़ा बाजार पर दबाव बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये है मार्केट का आउटलुक आज के लिए। लेकिन आप देखिए जुलाई सीरीज की एक्सपायरी, जैसा कि सीएनबीसी आवाज के पोल ने बताया था, वैसा ही कमोवेश आज होती हुई दिख भी रही है 8,600 के ऊपर और 8,600 के बीच। कल भी हमने देखा कि इसी के ऊपर जाकर समाप्ति हुई 8,600 के ऊपर। ये बताइए, शायद वागले जी से अभी हमारा संपर्क वापस से टूट गया है, उनसे जुड़ने की वापस कोशिश करेंगे। प्रकाश दीवान जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए किस तरह का एक्शन आज देखने को मिलेगा और आपको क्या लग रहा है, एक्सपायरी इन्हीं लेवल्स के बीच में हो जाएगी और अब सबको फोकस कर देना चाहिए अगस्त सीरीज पर, और उस पर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, जिस हिसाब से मोमेंटम रहा है सारी सीरीज में, मुझे नहीं लगता ये मोमेंटम बहुत जल्दी समाप्त होगा। सेकेंडली ये है कि अभी पिछले एक्सपायरी के साथ अगर कंपेयर करें तो T-2 पे जो निफ्टी के रोल्स हुए थे वो करीब 11 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स का हुआ था जी। कल के डेटा के हिसाब से वो ऑलरेडी 1.7 करोड़ पे है। तो रोल ओवर तो एक तो अच्छे खासे आपके हो रहे हैं, दूसरे अभी भी शॉर्ट्स मार्केट में है जो रोल ओवर नहीं हुए हैं, विच मीन आज वो कवर होंगे कंपल्सरीली। और अगर उनको रोल ओवर होना है तो निफ्टी को ऐसे ही बहुत बड़ा वो मिल जाए। लेकिन फर्स्ट हाफ में अगर वो नहीं होता तो पॉसिबिलिटी है कि आप 8700 तक भी जा सकते हैं, मतलब टेस्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो अगर वो अटेन होता है कि नहीं, बट मार्केट में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ शॉर्ट कवरिंग की अभी भी एक बाकी है, जिसको कहते हैं एक वो सेकंड लेग ऑफ शॉर्ट कवरिंग। जो लोग डाई हार्ड वो शॉर्ट सेलर्स हैं, उन्होंने अभी तक शॉर्ट्स मेंटेन किए हुए हैं कि कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। अब रिजल्ट सीजन की वजह से स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट आ रही है, लेकिन आप देखिए कल जैसे JSW स्टील के रिजल्ट आए, अब इतने बढ़िया रिजल्ट्स आने के बाद जो हैवी वेट्स इस टाइप का प्रदर्शन करेंगे, अंबुजा के अच्छे रिजल्ट्स आए, येस बैंक के अच्छे आए, तो मुझे नहीं लगता निफ्टी में गिरावट बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगी। मिड कैप्स ऐसे ही चल रहे अच्छे खासे। तो अगस्त के बाद, जुलाई के बाद अगस्त की सीरीज एटलीस्ट फर्स्ट हाफ काफी पॉजिटिव रह सकता है। इवेंट्स हैं मिडल ऑफ द मंथ, तो उसके बाद देखा जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन जीएसटी का जो सबसे बड़ा मुद्दा 11 तारीख को एक जो माइलस्टोन है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी सब चीज फेड हो जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी नाउ फोकस। तो वापस देखिए कल रिवाइव बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब हम इस स्टेज पे आ गए कि हम अमेंडमेंट की बातें कर रहे हैं, हम बहुत स्पेसिफिक रेट्स की बात कर रहे हैं कि 1% का जो रेट का ट्रांसफर टैक्स है उसकी बात करें। तो ये जो मुद्दे हैं ये अब कॉन्क्रीट मुद्दे आ गए हैं, ये सिर्फ एक विचार विमर्श वाली चीज नहीं है। मतलब आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड जोन, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी है ये भी याद रखिए। आपने 25-30% बहुत सारे स्टॉक्स में कमाया एक महीने में, 2 महीने में, तो वहां कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली जो है वो भी होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए, और एफआईएस की तरफ से तो फिर आप देख ही रहे हैं कि खरीदारी का सिलसिला लगातार बरकरार है। दरअसल इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर ईटीएफ्स का फ्लो जिस तरह का आ रहा है उसी से फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। भारतीय बाजार भी उसी की वजह से देखिए फ्लोज में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। कल देखिए 405 करोड़ रुपए की एफआईएस ने खरीदारी करी है कैश मार्केट में 13 दिन से लगातार भाई। और कल के आंकड़े भी उतने ही मजबूत है जितने आंकड़े परसों के थे। और कल हम ये कह रहे थे कि आंकड़े बहुत अच्छे आए और उस वजह से बाजार ज्यादा गिरेगा नहीं, कितनी अच्छी रिकवरी दी रहा। आज भी मैं यही कहना चाहता हूं, इन आंकड़ों के दम पर बाजार अगर गिरेगा तो फिर से खरीदारी आएगी। अच्छी क्यों है? ऐसे 400 करोड़ की खरीदारी बहुत बड़ी नहीं दिखती, लेकिन सामने बिकवाली के आंकड़े नहीं है, ये एक अच्छा पॉजिटिव। देखिए 150 करोड़ सिर्फ बेचा है डोमेस्टिक फंड में। अब वायदा कारोबार में देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में 83 करोड़ की खरीदारी है, स्टॉक फ्यूचर्स महज 200 करोड़ के बेचे हैं और ऑप्शंस 1140 करोड़ के आसपास के एफआईज ने खरीदे, दमदार खरीदारी। तो काफी हद तक ऑप्शंस में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी, जो मंदी की पोजीशन थी वो एफआईज की तरफ से कवर हुई है। तो मुझे इस लिहाज से आंकड़े अच्छे लगते हैं। अभी तक एफआईज ने कहीं कोई बेचने का मन बनाया नहीं। दूसरी बात, फेड की अहम बैठक का, जापान की बैठक का एफआईज इंतजार कर रहे होंगे, वो दोनों ट्रिगर्स निकल चुके हैं। उन ट्रिगर्स के निकलने के बाद फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता जिसकी वजह से एफआईज दुनिया भर के बाजारों में इक्विटी में बिकवाली करे। और अगर वो नहीं होता है तो फिर भारतीय बाजारों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं। तो फ्लोज के लिहाज से मैं कहूंगा कि अगर रिकवरी निचले स्तरों से आनी है या तेजी बननी है तो उसकी एक बड़ी वजह ये एफआईएस की दमदार खरीदारी रहेगी। ओके, तो एफआईएस की खरीदारी बूस्ट करेगी बुल्स का कॉन्फिडेंस और यहां से बाजार और ऊपर जाएंगे। और प्रकाश तो कह रहे हैं 8,700 को भी आज अटेम्प्ट कर सकता है बाजार, तो ध्यान तेजी का ही आपका साफ तौर पर होना चाहिए। वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है आज निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग।
आई थिंक 8530, 8650 ये 120 पॉइंट का दायरा है जिसमें मुझे लगता है काफी वोलेटिलिटी होगी, बट ये रेंज ब्रेक नहीं होगा और एक्सपायरी कहीं पे बीच में 8550, 8600 के आसपास होगा। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लूंगा और निफ्टी मुझे नहीं लगता है 8650 ब्रेक करेगा, तो उस हिसाब से मैं हल्का सा बेरिश फॉर द डे कहूंगा। नीचे में बाइंग करनी चाहिए, मैं मानता हूँ। बैंक निफ्टी 18,800, 19,100 ये रेंज मुझे लगता है आज के लिए। चलिए, तो निफ्टी पर ये कॉल 8,530 का टारगेट है। ये बताइए संदीप, अगर एक ट्रेड आज करना हो तो कौन से स्टॉक में करेंगे? टॉप पिक क्या है? हेमंत, मेरा टॉप पिक होगा जैन इरिगेशन और इसमें मेरा बाय का कॉल है। तो मेरा स्टॉक स्पेसिफिक व्यू जैसे मैंने कहा वो बरकरार है और कल हमने ये बीटीएसटी दिया है तो मुझे लगता है पैटर्न काफी पॉजिटिव है। क्लियर प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी साथ दे रहे हैं। तो ये 71 के स्टॉप लॉस से 78 के टारगेट के लिए मैं खरीदारी करने की व्यू दूंगा। अनिल, जब कल सीएनबीसी आवाज ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि कैबिनेट की बैठक में एजेंडे में इरिगेशन के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए का अगले 5 साल के लिए निवेश करने की बात है, तब हमने देखा था स्टॉक में तेजी बनी थी सेकंड हाफ में। अगर आप इसका हॉटबोर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे 4-4.5% भागा था सीएनबीसी आवाज की इस एक्सक्लूसिव खबर के बाद। तो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कल की तेजी आज भी जारी रह सकती है। बिल्कुल, और इसमें पूरी संभावना बनती है। और इरिगेशन में आपके पास स्टॉक में ऑप्शन भी एक ही बचे जहां आप शायद ट्रेड कर पाए। और तो जाहिर सी बात है कि जैन इरिगेशन के लिए कल का उछाल और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। वागले साहब को भी पसंद है। लेकिन एक स्टॉक आपसे भी लेना चाहता हूं, प्रकाश, आप कहाँ खरीदारी की राय देंगे? लीजिए, मैंने जो स्टॉक चुना है वो काफी वेल नोन नाम है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जो पुराना इलेक्ट्रिक बिजनेस वाला जो वो है, नॉट द ड्यूरेबल सेगमेंट। और इसमें खास मुझे जो पसंद चीज आई वो ये है कि जो पावर ग्रिड के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें आपने देखा जैसे एक बहुत छोटी सी कंपनी ने रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर किए, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। उससे साफ जाहिर है कि जो अनुमान लग रहे थे केपेक्स के वो बड़ी चीजों में चाहे हो ना हो, बड़ी कंपनियों को फायदा होना हो, पर जो ये इस सेगमेंट में कंपनी है पावर में, क्योंकि कोल इंडिया ने जो पावर के लिए कोल सप्लाई शुरू की है, इंप्रूव की है, उसका फाइनली आपको प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इम्पैक्ट दिखेगा, डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट जो होता है। तो जब इतना उत्पादन पावर का हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर लगेंगे, स्विच गेयर्स लगेंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया एक कंपनी रही है, लीडर ही है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्प्लिट के बाद इसमें से नजर लोगों की हट गई, तो ये स्टॉक थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं एक वो उसमें था इनडिफरेंस जोन में। कल उन्होंने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया कि मंदीद्वीप में जो पानी भरने से एक स्लो डाउन की उम्मीद थी वो भी गलत है। उन्होंने सब कुछ वो कर लिया, इंश्योरेंस में कवर्ड है, तो कोई डैमेजेस वहां से भी नहीं आएंगी, प्रोडक्शन में कोई स्लो डाउन नहीं आएगा। सो मुझे लगता है ये कंपनी आगे चल के आपको एक बहुत तेज रफ्तार में ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट दिखा सकती है और उसके बलबूते आपको एटलीस्ट 99 रुपीज का टारगेट लेके चले तो 6-8 महीने में भी बहुत इजीली हासिल हो जाएगा। ऑलराइट, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये पुरानी वाली जो कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर से एक अलग कंपनी है जो हाल ही में अलग होकर लिस्ट हुई थी। ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। वैसे प्रकाश, आप पिछली बार जब आए थे तभी कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर्स वाली कंपनियों पर आपका भरोसा काफी है और अच्छा प्रदर्शन उन्होंने दिखाया भी है। एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं ये बताइए। ये सीरीज तो चलिए आज खत्म हो जाएगी, रोल ओवर्स किस तरह से हुए हैं, अगली सीरीज के लिए क्या कॉल है? क्योंकि जनरली जो हमने पढ़ा है, देखा है, समझा है वो यही है कि अगर सीरीज इमर्जिंग मार्केट्स के लिए कुछ खास अच्छी रहती नहीं है, करेक्शन वाली सीरीज होती है। क्या डेटा आपको इस तरह का दिखा रहा है या इसके विपरीत है? अभी तक तो कहीं कोई खराबी नहीं है। जो प्रकाश कह रहे हैं लगभग वही चीज है कि डेटा में अभी तक खराबी नहीं है। अगर सीरीज में खराब होना है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि रोल ओवर्स भी इन लाइन है हेमंत, क्योंकि 48% रोल ओवर्स बैंक निफ्टी में हुए हैं, 51% रोल ओवर निफ्टी में हुए हैं, तो बुरे नहीं रहा। आज आखिरी दिन है, अगर रोल ओवर्स थोड़े और बेहतर हो जाए। हाँ, ये मुझे जरूर लग रहा है कि पिछली सीरीज के मुकाबले में शायद रोल ओवर्स थोड़े से ठंडे रहे और उसकी वजह भी है कि आप सीरीज को हाई लेवल पर अगर बंद करें तो काफी तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। और वैसे भी इस तेजी में, इस सीरीज में रिटेल का पार्टिसिपेशन कम रहा है। ये रैली काफी हद तक उन लोगों के लिए अप्रत्याशित रही है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो हल्की है उस लिहाज से, इसमें कोई डाउट नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जहां तक आज का सवाल है, एक चीज मैं फिर से कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि बड़ा मूव निफ्टी में आज आना है। अब जो प्रकाश 8,700 की बात कर रहे हैं आज के लिए, एक लेवल तो पक्का आज दिखेगा, चाहे वो 8,500 दिखे या 8,700 दिखे। तो अब मैं ये कहूंगा कि 70% चांस है। वागले साहब 8,530 की बात करें तो आज हमारे दोनों ही एक्सपर्ट दोनों ही लेवल दे रहे हैं। हाँ, तो एक बड़ा मूव आएगा निफ्टी में। मेरे ख्याल से 1.5-2% का इंट्राडे मूव निफ्टी में मिल सकता है आज आपको। मैं इतने उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहा हूँ। अब इसमें यही हो सकता है, या तो इतना बड़ा हो जाए या बिल्कुल ही ना हो।
बीच वाली सिचुएशन आज नहीं होगी। तो ज्यादा संभावना है कि 70% चांस ये है कि आप ऊपरी स्तरों पर जाएं, 8700 की तरफ जाएं, वो दिखे भी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग खींच सकती है और अभी शॉर्ट्स हैं, कोई बहुत बड़े शॉर्ट्स कवर हुए नहीं है। तो इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, ये डेटा में दिख भी रहा है। चलिए क्या होता है, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि सीरीज में बड़ा डिस्टर्बेंस फिलहाल नजर नहीं आ रहा और उस लिहाज से आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीति दिखानी है। तो बिल्कुल ठीक कल की तरह मेरी कल की रणनीति में कोई बदलाव नहीं है, घबराए नहीं। स्किल ट्रेडर हैं, एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहते हैं, करना जानते हैं, कम क्वांटिटी में कर सकते हैं, तो ट्रेंड के विपरीत हिम्मत रख के आपको खरीदना पड़ेगा। ट्रेंड के साथ रहकर पैसा नहीं बनेगा, मजबूत खुलेगा, 8700 की तरफ बढ़ेगा, वहां शॉर्ट करिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि बड़े मूव की बात करें तो स्टॉप लॉस छोटा रखिए, और अगर पहले गिर जाए तो निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका देखें, तो दोनों तरफ मौके बन सकते हैं। ऑलराइट, तो दोनों तरफ के मौके हैं। आज लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं क्या 8700 तक या उसके ऊपर निकल सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं वैसे। चलिए ये सब हम बताएंगे कौन है वो एक्सपर्ट्स कि निकल सकता है 8700 के ऊपर निफ्टी आज के दिन ही, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये बताने का कि आज हमारे बाकी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। देखिए कुछ देर पहले हमने आपको बताया, प्रकाश दीवान कह रहे थे कि 8700 के ऊपर निकल सकता है निफ्टी। मानस जायसवाल का भी यही मानना है, वो कह रहे हैं 8720 का टारगेट है आज ही के लिए, 8540 का स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। राकेश बंसल कल के लो के आसपास लगाएंगे स्टॉप लॉस 8570 पर, 8680 के लक्ष्य के लिए तेजी। और मानव चोपड़ा भी तेजी की राय दे रहे हैं और वो भी कह रहे हैं 8700 के ऊपर निकलेगा, और उनका टारगेट देखिए 8750। तो अब तक का सबसे अग्रेसिव टारगेट सुबह सुबह मानव चोपड़ा की तरफ से निकल कर आ रहा है। समित चौहान का भी यही टारगेट है, मतलब 8750 और स्टॉप लॉस 8540। चलिए, और इससे 10 पॉइंट नीचे टारगेट है हमारे अगले एक्सपर्ट कुणाल सरावगी का, तो वो कह रहे हैं 8740 तक जा सकता है। कुणाल दायमा माफ कीजिएगा। तो आप देखिए अनिल, 5 में से 5 एक्सपर्ट बुलिश, और इनमें से ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि 8700 के ऊपर ही निकल जाएगा आज। 8680, 8720 और 8750, ये 3 लेवल ऊपर के आते हुए दिख रहे हैं जिन पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सपोर्ट जो निफ्टी पर मजबूत है 8700 से 8500 से लेकर 8550 की रेंज में। और चलिए अब वक्त हो गया है टॉप 5 स्टॉक्स जानने का। कल देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। उसमें एक बड़ा फैसला ये कि जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें विदेशी निवेशकों की एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ विदेशी निवेशकों की जो सीमा है निवेश करने की 5% जो थी उसे बढ़ाकर 15% किया जा सकता है। वैसे तो ये खबर एनएसई के आईपीओ को लेकर ज्यादा अहमियत रखती, तो ऐसे में जो कंपनियां एनएसई में स्टेक रखती जैसे कि आईएफसीआई, उनके लिए बड़ी फायदे की बात है। साथ ही सेंटीमेंट के लिहाज से एमसेक्स के लिए भी पॉजिटिव। टाटा स्टील के ऊपर भी रखिए नजर। कुछ दिनों पहले जिस तरह से यूके के एसेट्स को बेचने की बात ये कंपनी कर रही थी, अब देखिए एक्सकैलिबर नाम की कंपनी जो इच्छा जता रही थी यहां पर हिस्सेदारी खरीदने के लिए, उनकी तरफ से बयान आता हुआ कि उनकी बातचीत जारी है, वो अब भी इन एसेट्स को खरीदना चाहते हैं। ब्रेग्जिट के बाद थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर बनी थी, लेकिन ये बयान कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाले हैं। सन फार्मा के लिए मिली जुली खबरें इस वक्त आपको दिखेगी। पहली खबर तो ये कि अपनी 7 ब्रांड्स जो हैं वो आरपीजी लाइफ को बेच रहे हैं 41 करोड़ में। छोटा अमाउंट है, ये कम अहमियत वाली खबर है। लेकिन दूसरी अहमियत वाली खबर ये भी है कि 16,000 बॉटल्स वो रिकॉल कर रहे हैं। अमेरिका से कुछ दवाइयां वो मंगवा रहे हैं, कुछ दवाइयों में शायद दिक्कत होगी, उसके चलते ये दवाइयां मंगवाई जा रही। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं जिस पर नजर रखिए। साथ ही नजर रखिए एफडीसी पर भी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आज तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक ओवरचार्जिंग दवा की ऊंची कीमतों का मामला था, वो चल रहा था और वो मामला जो है वो डिस्पोज कर दिया गया है। तो इस कंपनी के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से राहत की खबर, आज तेजी बन सकती है। केआरबीएल के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से एक खबर, जो इन्होंने अकबरपुर सोनीपत में एक नए प्लांट की शुरुआत की। और जीएसटी पर एक बड़ा डेवलपमेंट, कल सरकार ने देर शाम कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया है, वो ये कि 1% इंटरेस्ट रेट टैक्स हटाने को मंजूरी दे दी गई है। क्या कुछ फैसले हुए हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी। नीरज, सबसे पहले तो ये बताइए कल देर शाम कैबिनेट की बैठक में जीएसटी को लेकर क्या फैसले हुए?
देखिए, जीएसटी को लेकर कल दो बहुत अहम फैसले हुए। एक तरीके से कहेंगे सरकार का थोड़ा नरमी का रुख था। 1% का जो इंटर स्टेट टैक्स लगता था उसको सरकार ने ड्रॉप कर दिया है उस प्रपोज बिल में। दूसरा उन्होंने ये किया है कि 5 साल तक जो भी गैप क्रिएट होगा, स्टेट का रेवेन्यू लॉस होगा, उसकी गारंटीड भरपाई होगी। पहले ये 3 साल था। तो ये जो दो बड़े चेंजेस किए हैं, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि कंसेंसस अब बनेगा, जीएसटी पास हो जाएगा, क्योंकि इन दो को लेकर के काफी ज्यादा कंटेंशन बना हुआ था, काफी ज्यादा विरोध हो रहा था। तो ये दो अहम फैसले जो कैबिनेट ने लिए हैं, अब ये प्रपोजल में शामिल होंगे, उसके बाद इसको पेश किया जाएगा। ओके, चलिए, तो जीएसटी को लेकर वापस से होप्स रिवाइव होने लगी है। एक्सपेक्टेशंस अब ये हो रही हैं कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद अगले हफ्ते जीएसटी का बिल पेश हो सकता है और 12 तारीख से पहले फिर पास भी। चलिए, तो एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आज लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में तेजी बनेगी। लेकिन नीरज, आपने एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी कुछ दिनों पहले कि एमसीएक्स में जो कोटक महिंद्रा है ग्रुप, वो हिस्सेदारी बेच सकता है और सीएमई ग्रुप खरीद सकता है हिस्सेदारी। कल कैबिनेट की बैठक जो हुई उसमें हमने देखा 5% से एक किसी विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी बढ़कर 15% की लिमिट कर दी गई है। क्या कह सकते हैं कि उस डील का अब रास्ता साफ हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। कल कैबिनेट जो फैसला लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा जब हमने ये खबर दी थी तब भी हमने कहा था कि एक चीज है जिसका इंतजार हो रहा है कि जो कैबिनेट का फैसला है वो 5% से बढ़ाकर के 15% किया, यानी कोई एक सिंगल स्टॉक होल्डर, स्टेक होल्डर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में या किसी कमोडिटी एक्सचेंज में ज्यादा स्टेक ले सकता है। तो कल इस फैसले के बाद अब ये रास्ता साफ हो गया है कि जो तमाम सारे विदेशी निवेशक यहाँ एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक बड़ा चंक मिल सकेगा। तो कोटक की स्टोरी ये कि कोटक ने जो एमसीएक्स में स्टेक ले रखा वो उससे एग्जिट चाहते हैं, ये हमारे सोर्स बता रहे हैं। और उस एग्जिट के लिए उनकी सीएमई यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से बात भी हुई है प्रिलिमिनरी, और इस फैसले का इंतजार हो रहा था कि जैसे ये अप्रूवल होगा तो ये डील होगी। हालांकि कोटक अभी भी इंकार कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि बातचीत हो रही है। तो एमसीएक्स के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है कि वहां पे एक बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर आता हुआ दिखेगा और जो दूसरे एक्सचेंजेस होंगे उनमें भी होगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए एमसीएक्स के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। चलिए, तो एमसीएक्स के लिए ये बड़ी पॉजिटिव खबर जानेंगे। चार्ट्स पर कितनी और मजबूती एमसीएक्स में हो सकती है। स्टॉक में दिख रहा है जबरदस्त एक्शन, अच्छी तेजी का माहौल और बड़े इन्वेस्टर्स ने की है यहाँ पर खरीदारी। तो कितनी उछाल आज और होनी बाकी है, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। प्रकाश दीवान और संदीप वागले साहब तो नहीं है, और अब अल्टामाउंट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। उनसे पूछेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कहां एक्सपायरी होगी। लेकिन उससे पहले, चूंकि हमने ब्रेक से पहले आपको कहा था चार्ट्स पर देंगे राय आपको एमसीएक्स के लिए, जिसके लिए आज पॉजिटिव खबर है कैबिनेट के फैसले के बाद जहां स्टॉक एक्सचेंज में विदेशी निवेश किसी एक इन्वेस्टर के द्वारा, ओवरऑल नहीं, कोई भी एक इन्वेस्टर 5 के बजाय 15% तक हिस्सेदारी खरीद सकता है। सर, ये बताइए कितना भागेगा एमसीएक्स आज? मुझे पूछ रहे हैं? हाँ वागले साहब, बिल्कुल। 400 आप ही देखते हैं। मुझे लगता है अनिल जी 1100 तक टेस्ट कर सकता है। 1100 1110 का एक टारगेट है, माइल्डली पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। और एक स्टॉप लॉस बनता है 1024 का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का बनता है। तो इन दैट सेंस मैं पॉजिटिव रहूंगा। ओके, तो कुछ ही दिनों पहले 1162 रुपए के 52 वीक्स हाइज भी स्टॉक ने लगाए थे। अब वापस वहां जाने की कोशिश ये शेयर करता हुआ दिखेगा। क्रिस सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ हैं। और सर, आज का दिन तो आप ही के लिए है। देखिए, एक्सपायरी होने वाली है इस सीरीज की। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू बन रहा है, कहां होगी एक्सपायरी और अगली सीरीज के लिए आउटलुक क्या नजर आ रहा है रोल ओवर्स के हिसाब से? जी, रोल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर टोटल अगर क्वांटम के हिसाब से देखें तो अभी ऑलरेडी रोल ओवर्स पिछले सीरीज के मुताबिक तगड़ा रोल्स हुआ अभी तक यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। ऑलमोस्ट 17 मिलियन का ऑलमोस्ट यहाँ पर हम रोल्स देख रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर जो खास बात है, अभी भी यहाँ पर जुलाई सीरीज में 17 मिलियन इतना आउटस्टैंडिंग अभी भी दिख रहा है और अभी ये रोल करना बाकी है। और मेरा मानना है ना कहीं इसमें काफी सारे शॉर्ट्स हैं, तो इसको आई थिंक ये काफी इंटरेस्ट, आज का एक्सपायरी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो एक बुलिश बायस लेके चलना पड़ेगा और मेरा मानना है कि शायद आज का दिन पॉजिटिव बायस रख के आज 8,400-700 के ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो इस लिहाज से जो ट्रेडर है उसके लिए एक ऐसा ट्रेड जो शायद एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफी अच्छी हो सकती है। 8,650 का कॉल लेके चले, जो 15 के आसपास कल क्लोज हुआ था। एक मॉडस्ट टारगेट 30 पकड़ के चले, यानी कि अगर 8,680 के पास के जाए तो ऑब्वियसली टारगेट मीट हो जाएगा। तो आई थिंक बुलिश बायस लेके चलना पड़ेगा और आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव व्यू लेके आई थिंक चलना चाहिए। ओके, तो
पॉजिटिव रुझान रखें, काफी शॉर्ट सिस्टम है जैसा प्रकाश भी कह रहे थे, और वही कृष्ण सुब्रमण्यम भी कह रहे हैं कि शॉर्ट्स अगर सिस्टम में है तो शॉर्ट कवरिंग तो आएगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और जीएसटी को लेकर जिस तरह से बात आगे बढ़ रही है, ये एक सेंटीमेंट सुधारने वाली बात है। तो ऐसे में सिर्फ देखना है कि एशियाई बाजार ज्यादा न टूटे बस, क्योंकि थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। एक बार फटाफट नजर डाल लें एशियाई बाजारों पर किस तरह का हाल वहां पर दिख रहा है इस वक्त। निक्के तो चलिए समझ में आता है, अच्छा निक्के भी अच्छा रिकवर हो गया, तो 200-250 पॉइंट नीचे था, सिर्फ अभी इतना ही बचा है। शंघाई हरे निशान में आ गया कल की गिरावट से उबर कर। हांगकांग देख लेते हैं, एक चौथाई, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। एशिया इतना कमजोर होगा तो चलेगा। एसजेएक्स निफ्टी मेरे ख्याल से हरे निशान में होना चाहिए, इस वक्त 4 पॉइंट ऊपर है। चलिए अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। एक और स्टॉक, एक और खबर जो शायद बड़ी हो सकती है, पता नहीं, उसको जानने की कोशिश करूंगा मैं आपसे प्रकाश। कल कैबिनेट की बैठक में ये एक और फैसला लिया गया है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर, जो एकदम फोकस है, प्रायोरिटी बेसिस पर उन्हें कंप्लीट करने का मिशन, शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो मिशन मोड में काम होगा। मिशन मोड में काम होगा। कितना 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। जैन इरिगेशन वैसे कल तो भागा है, लेकिन 4% भागना नहीं कहा जाएगा, और भागेगा आज भी लगता है आपको? भाग सकता है, क्योंकि दो चीजें, एक तो इस क्षेत्र में ये कंपनी लिस्टेड स्पेस में एकमात्र, हाँ, और एफएनओ में जो लोगों को एडवांटेज मिल जाता है। हाँ, बाकी कंपनीज हैं इरिगेशन में, कई कंपनीज हैं जैसे फिनोलेक्स पाइप्स भी हम देखते हैं काफी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, काफी पंपिंग कंपनीज इसकी बेनिफिशियरी हो सकती हैं। और जो ये पाइप्स का जो सेगमेंट है, मुझे लगता है ये एक री रेटिंग का दावेदार है। आप ये देखिए, श्री कलाहस्ती जैसी एक कंपनी है, ऑफकोर्स इरिगेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये सैनिटेशन और वाटर वर्क से है, बट ये सारा क्षेत्र जहां पे इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन और पाइप्स, ये 3 एरिया जो है उसमें आपको बहुत बढ़िया वो दिखेगा। मुझे ये लग रहा है कि जो 50,000 करोड़ है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंज आएगा फर्टिलाइजर साइड में। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने की भी बात करेगी। एक कंपनी जो आप गौर कर सकते हैं वो है ईपीसी इंडस्ट्री। मैंने बजट के टाइम भी इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल, उसमें एक फाइनली टर्न अराउंड दिखा है, बड़ी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद। और महिंद्रा ने पूरा उस पर जोर लगा दिया उस कंपनी को वो करने के लिए। और अब जो कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज में आएगी तो लोगों की एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है रिजल्ट्स में। तो मैं तो अर्निंग्स के बलबूते बता रहा हूं, और अगर इस क्षेत्र को कोई चीज सपोर्ट कर सकती है तो माइक्रो इरिगेशन कंपनीज में बहुत बढ़िया आपको एक फर्क दिखेगा। ओके, तो माइक्रो इरिगेशन कंपनीज पर फर्क दिखेगा। ईपीसी इंडस्ट्रीज और जैन इरिगेशन, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जहां पर तेजी देखने को आज के दिन मिल सकती है। कैबिनेट ने काफी और फैसले भी कल बाजार बंद होने के बाद लिए हैं, जिसमें से एक फैसला है पीएसयू डिफेंस कंपनियों के लिए। जी हाँ, इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। अब ये भी ज्वाइंट वेंचर्स कर सकेंगे आराम से, रोड़े जो बीच में थे वो खत्म होते हुए दिखेंगे, बिल्कुल प्राइवेट कंपनियों के तर्ज पर ये भी अच्छा प्रदर्शन अब दिखाएंगे। इस तरह के कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स सरकार ने कल किए हैं। पीएसयू में अगर आप देखें डिफेंस में, तो बीईएल, बीईएमएल जैसी कंपनियां शामिल हैं। प्रकाश, इस कदम को आप सरकार के किस तरह से रीड कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें होती हैं इनको ज्वाइंट वेंचर्स करने के लिए, टाई-अप्स करने के लिए, खासतौर पर विदेशों में, ये अब होती हुई दिख सकती हैं। तो क्या सेंटीमेंट के लिहाज से ये भी पॉजिटिव होगा? बहुत पॉजिटिव है। देखिए, सरकार का रुख आप पहले समझिए कि किस हिसाब से सरकार डिफेंस, रेलवे पे फोकस ज्यादा करने की कोशिश करी है। जब सरकार को ये रियलाइज हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइकिल प्राइवेट सेक्टर से पहले हमको खुद करना पड़ेगा, शुरुआत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप गाड़ी अगर खड़ी हो और उसको जब धक्का देना होता है तो पहला जो धक्का है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बार गाड़ी चल गई, थोड़ी सी आगे निकल गई, फिर काफी लोग आ जाएंगे आपको सपोर्ट करने, धक्का मार। तो ये जो कैपेक्स का धक्का है, ये उस क्षेत्र में काम आ सकता है जहां पे आरओई गवर्नमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव रहता है। अगर आप इसको खर्चा अगर टेक्सटाइल में खर्चने लगे, या आप एग्रीकल्चर में करने लगे, या पावर में करने लगे, तो आपको रिटर्न नहीं मिलता। डिफेंस और रेलवे इस टाइप के क्षेत्र हैं जहां बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी, खास करके डिफेंस, इतनी बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी रहती है क्योंकि एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। आप फॉरेक्स बचा रहे हैं, आप हिंदुस्तान की कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट कर रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आप ला रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज में। तो ये सरकार करती रहेगी, और ये शुरुआत है। मुझे लगता है इस क्षेत्र में आपको जो छोटी कंपनीज हैं वो बड़ी होती बहुत जल्द दिखेंगी। कई नाम हैं लोगों के जहन में, नॉर्मली बीईएल आ जाता है, कभी हॉस्टल आ जाता है, बीएमएल आ जाता है, बट
मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा छानबीन करके अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज उभर रही हैं। जैसे अभी कुछ हम लोग के रिसर्च कवरेज में है, वैलिडेट करने के बाद डेफिनेटली शेयर करूंगा, क्योंकि उनके नंबर्स जो है वो पहले हमको नहीं समझ आते थे, क्योंकि इसमें काफी हद तक देखा बिजनेस एकदम नॉर्मल एवरेज रहा, सडनली ऑर्डर आने से इंप्रूवमेंट इतना बड़ा हो जाता है तो कंपनी री रेट होती है, उसको कंटिन्यू कैसे करें। बट यस, जो फीडबैक मिला है इंडस्ट्री से वो बहुत ही पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर ध्यान, आपने जैसे कहा ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव मूव रहेगा। फिलहाल तो आज ये सरकारी कंपनियों के लिए बड़ी बात है। और एक्चुअली जो हेमंत, मैं ये खबर पढ़ के सोच रहा था, जनरली मार्केट है ना सरकारी कंपनियों को वो वैल्यूएशन कभी देता ही नहीं जो देना चाहिए, सिर्फ इसी वजह से कि सरकार कभी भी आकर कुछ भी करेगी। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे सरकार सरकारी बैंकों को, इन सरकारी कंपनियों को आजादी काम करने की देने की कोशिश कर रही है, ये बड़ी बात है एक्चुअली। और हमने ऑफ एंड ऑन कई सारे सेक्रेटरी से बात की और आपने देखा कि किस तरह से वाकई में सरकार काम करने की आजादी कंपनियों को दे रही है। ये इनके पी मल्टीपल्स इंप्रूव होने की तरफ एक इनफैक्ट जी आपने बहुत सही पॉइंट है, लोग इन्वेस्टर्स को ध्यान इस चीजों में देखना चाहिए कि किन कंपनी में ये आजादी का फायदा या री रेटिंग का पोटेंशियल है। हाँ, वो बिल्कुल ओएमसीज में देख लीजिए, आप कैनफिन होम्स और कैनरा बैंक का रिश्ता देख लीजिए। अब ये एक सब्सिडरी हुआ करती थी, है अभी भी, मतलब 46% ओनरशिप है शायद कैनरा बैंक की, लेकिन वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट काम करते हैं। अब जिस दिन से वो काम करना शुरू किया वो 700 से आपका 1200 का आज भाव है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत मायने रखती हैं और इन्वेस्टर्स डेफिनेटली विल रिवॉर्ड। अच्छा टैलेंट भी अनिल, आप देखिए, आप ये अट्रैक्ट कर पा रही हैं कंपनीज, और हम देख रहे हैं अच्छे क्वालिटी के लोग उन कंपनीज में आकर काम कर रहे हैं। से लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में जा सकते हैं। अच्छा, इसी पर एक राय लेना चाहता हूँ वागले साहब आपसे। चार्ट्स पर जेन इरिगेशन, बीएल और बीएमएल तीनों वायदा कारोबार के स्टॉक है, खरीदने का मौका है तीनों शेयरों में। अनिल जी, जैन इरिगेशन तो मेरा बेस्ट पिक है, तो सवाल ही नहीं है, मुझे 78 के टारगेट है। बीईएल और बीएमएल में मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि बीएमएल में मुझे स्ट्रेंथ लग रही है, वीकली पैटर्न्स पॉजिटिव है, हालांकि बीईएल में इतने पॉजिटिव नहीं है, थोड़े से हल्के से बेरिश भी कह सकते हैं। तो मैं दोनों में बीईएमएल चूज करूंगा। 992 है, 960 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, और ये 1 या 2 दिन का नहीं, 1-2-3 हफ्ते का होगा। मुझे लगता है 1100-1110 तक बीएमएल जा सकता है, ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ओके, तो दोनों में से एक चुनना हो तो बीएमएल के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा फैसला और अनएक्सपेक्टेड सा मूव जो देखने को मिला कल कैबिनेट की बैठक में, तो वो तो अनिल आप देखिए, जीएसटी को लेकर जिस तरह से सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और काफी स्ट्रांगली फर्मली एक कदम आगे बढ़ा है। क्या लॉजिस्टिक स्टॉक्स आज खुशी के चलते अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? प्रकाश, आपका क्या मानना है? नहीं, लॉजिस्टिक्स में तो डेफिनेटली एक, जब तक जीएसटी का बोलबाला चलता रहेगा तो बना रहेगा। सिर्फ ध्यान ये रखिए कि जब जीएसटी आ जाएगा तब लोगों को रियलाइज होगा कि लॉजिस्टिक्स कंपनी में कुछ लोगों को फायदा 1 साल बाद होना है। तो FY17 नहीं, FY18 में आपको ये सब एक्साइटमेंट दिखेगी, तो तब प्रॉफिट बुक करने का मौका है। जीएसटी जिस दिन पास होता है वो दैट इज द इवेंट इज ओवर, मतलब सेल ऑन न्यूज हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल आप तब प्रॉफिट बुक करके घर बैठिए। बट लॉजिस्टिक्स कंपनीज में मैंने एक चुनिंदा कंपनी ने कई बार बात की, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TCI। बिल्कुल सर, TCI में मुझे याद है जब मैंने TCI मेंशन किया, अनिल जी ने TCI फाइनेंस भी बताया था, और उसमें भी देखिए आप जो चाल आई है पिछले 2-4 रोज में, उससे खास करके उसकी वो लोगों को अब समझ आ रही है कि इसमें कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, प्राइस एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में भी सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से अगर आप करें तो बहुत वैल्यू है। वो डोर टू डोर डिलीवरी में है, जो ई कॉमर्स में लगता है, वो फ्रेट में है, शिपिंग में है, लॉजिस्टिक्स में है, मतलब हर चीज में, सप्लाई चेन में है। तो मेरे हिसाब से वहां भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में भी अगर देखें तो एक अच्छा आपको 10 दिन में अपसाइड मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो अच्छी है ही है कंपनी, पर शॉर्ट टर्म की बात आजकल लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। ओके, तो ये है बेहतरीन स्टॉक्स लॉजिस्टिक कंपनियों पर रखिए आज नजर, उछाल का मौका बन सकता है। बात जीएसटी पर आगे बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन बात कल बनती दिखी है नतीजों में भी। कल बाजार बंद होने के बाद कुछ बेहतरीन नतीजे आए और उनमें से एक है भारतीय एयरटेल, निफ्टी की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी। कैसे रहे नतीजे और नतीजों के बाद किस तरह की रिपोर्ट्स आती दिख रही है, फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से बताने के लिए तैयार है हमारे साथ नीति जुड़ चुकी है। गुड मॉर्निंग, बताएं नीति, कुछ अपग्रेड्स हैं क्या? बिल्कुल है अनिल जी, ब्रोकरेजेस बुलिश है। शानदार नतीजों के बाद भारतीय एयरटेल पर निवेश करने की सलाह दे रहा है CLSA। टारगेट प्राइस इनका 440 का है, 12 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। 18% की
मौजूदा भाव से तेजी हो सकती है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है, 426 तक का इनका भी लक्ष्य है। वहीं एशियन पेंट्स कल बाजार बंद होने के बाद इनके नतीजे आए। मॉर्गन स्टैनले इक्वल वेट की रेटिंग अपनी मेंटेन कर रहा है, टारगेट प्राइस इनका 875 का है। पहली तिमाही में की पॉजिटिव था 12% का वॉल्यूम ग्रोथ, जो कि डोमेस्टिक डेकोरेटिव कारोबार से आया है। ये इसके कारण अपने ईपीएस अनुमान अगले 3 साल के लिए 2%, 3% और 0.7% बढ़ा रहे हैं। क्रेडिट स्विस भी अपनी रेटिंग तो मेंटेन कर रहा है न्यूट्रल की, मगर टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है। 880 का इनका लक्ष्य था, जिसे अभी बढ़ा करके 960 का कर रहे हैं। और ईपीएस अनुमान इन्होंने भी 4% अगले 3 साल के लिए बढ़ाए हैं। टोरेंट फार्मा खराब नतीजे थे, सीएलए से बाय का कॉल तो मेंटेन कर रहा है, निवेश करके चलिए, मगर टारगेट प्राइस इन्होंने घटा दिया है। 1860 का टारगेट प्राइस था, जिसे अब ये घटा करके 1780 का कर रहे हैं। वहीं अगले 2 साल के ईपीएस अनुमान 3 से 4% घटा रहे हैं। नतीजों से हटके आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक कॉल आई है, सिटी की, मेंटेन कर रहे हैं अपने बाय का कॉल। टारगेट प्राइस इन्होंने अपना बढ़ाया है, 1205 का इनका लक्ष्य था, जिसे अभी बढ़ा के 1238 का कर रहे हैं। जियो का लॉन्च इमिनेंट है, यहां से कुछ ही महीनों में आपको लॉन्च होता हुआ कमर्शियली देखने को मिल सकता है। ये एक ही पॉजिटिव होगा, कोर कारोबार तो उनका अच्छा कर रहा ही है। 1238 के लिए आपको निवेश करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, मानना है सिटी का। राइट, और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपको देते हैं। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं, उसका जो स्वामित्व है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे भारती के चार्ट्स उनको कैसे लगते हैं। एशियन पेंट्स ने जिस तरह से अच्छे मार्जिन्स दिखाए हैं इस बार, इस शेयर में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आज इन दोनों ही स्टॉक्स के लिए, इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, संदीप वागले, क्रिस सुब्रमण्यम, प्रकाश दीवान साहब, और अब वो स्टॉक जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है उन पर हम बातचीत करते हैं। एक और स्टॉक जहां पर एक पॉजिटिव खबर बड़े दिनों बाद आई, और वो है टाटा स्टील। एक्सकेलिबर एक और बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है यूरोप का, जो टाटा स्टील के यूरोप के कारोबार को खरीदने के लिए बोली लगाने का प्लान कर रहा है, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि ब्रेग्जिट के बाद अब बात गई, लंबे समय तक बिकेंगे नहीं इनके प्लांट। थोड़ा बहुत स्टॉक में करेक्शन भी आया था, लेकिन भाग गया फिर से स्टॉक। लेकिन अब ये एक खबर आती दिख रही है। सुब्रमण्यम साहब, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या टाटा स्टील खरीदना ठीक है, या फिर दूसरे जो भाग रहे हैं बड़ी जोर से शेयर, जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर जिंदाल स्टील जैसे शेयर खरीदे जाए, क्या करें? जी, वैसे तो हमारी जो पसंदीदा रही है लास्ट 5-6 महीने वो जेएसडब्ल्यू स्टील है, और लगातार यहाँ पर रैली देख रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पर एक अगर हम नियर टर्म अगर पकड़ के चले तो आई थिंक आराम से 1800 साढ़े 1800 से जाने की क्षमता रखती है। लेकिन टाटा स्टील काफी इंटरेस्टिंग है, इस सीरीज में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो देखने को मिली है, ये 350 और 360 के बीच में अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखे। तो मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बन रही है, और ये कभी बहुत ही लंबे एक बड़ी उछाल की तरफ शायद ये इंडिकेट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म टारगेट अगर पकड़ के चले तो आई थिंक 375 380 डेफिनेटली टाटा स्टील में आने की संभावना है, और एक नीचे स्टॉप लॉस 350 का डाल दें। आई थिंक ये एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड लिहाज से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। और दूसरा जो हमारा पसंदीदा स्टॉक इस क्षेत्र में शायद एक सेल, ये भी काफी स्लगिश है, लेकिन हमारा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बॉटम की फॉर्मेशन है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डाउनवर्ड यहाँ पर रिस्क शायद काफी कम है। तो ये 55 यहाँ तक जाने की संभावना है। तो आई थिंक तो इस लिहाज से इस सेक्टर में टाटा स्टील और एक सेल, ये दोनों में आई थिंक डाल दी जा सकती है ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, चलिए तो इस पर रखिए नजर। लेकिन जिस तरह से नियति बता रही थी कुछ देर पहले कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने अच्छे टारगेट्स दिए हैं एशियन पेंट्स के लिए, नतीजे देखिए काफी शानदार आए, 450 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा मार्जिन्स में हुआ है। एशियन पेंट्स ये एक ऐसा स्टॉक है जो आज के दिन अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, और पेंट सेक्टर ने देखिए पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू किया है। प्रकाश जी, आप क्या व्यू रखते हैं इस सेक्टर पर? अब बर्जर पेंट के नतीजे आने वाले हैं, नेरोलैक पेंट के नतीजे इस हफ्ते आएंगे, वहां पर भी क्या यही उम्मीद रखना सही होगा? इसमें थोड़ा सा पेंट में थोड़ा मिसकंसेप्शन सा हुआ ये कि ये इनको जो इनपुट साइड में जैसे फायदा एशियन पेंट से भी दिखाया, पिछली बार मैनेजमेंट ने रिजल्ट्स के बाद कहा कि मार्जिन इंप्रूवमेंट हम लोग जितना कर
सकते थे काफी हद तक किया है, इससे ज्यादा नहीं होगा, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ पाएगा, लेकिन दोनों ही चीजें जो है वो अच्छी रही हैं इस बार। तो मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री थोड़ा अपने आप को अंडर एस्टिमेट खुद कर रही थी, अब वो री-रेट होके अच्छे खासे प्राइस अप्रिसिएशन में हमने मूवमेंट्स देख ली हैं। अब चुनिंदा शेयर जो है वो आगे चल के बेनिफिट कर सकते हैं अगर रिवाइवल आया रियल एस्टेट के बिजनेस में। तो आप वैल्यूएशन के तौर पे जो थोड़ा सस्ता है वो देखिए, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कैंसाई नेरोलैक है, दैट कैन प्रोबब्ली ऑफर मच मोर वैल्यू। एशियन पेंट्स बहुत बढ़िया सुंदर कंपनी है, मैं ये नहीं कह रहा, बट वैल्यूएशन से थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है। और एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल में भी बहुत एक्टिव है, डेकोरेटिव पेंट्स में भी है, इंडस्ट्रियल पेंट में, वो है एक्जो नोबल, तो उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो अलग अलग वो है, लेकिन सभी प्राइस इनके सारे ही जो वैल्यूएशन है थोड़े से स्ट्रेच है। अगर डिले हो गया रिवाइवल में तो बड़ी मार पड़ सकती है यहाँ पे। कल कंसाई के नंबर्स भी आने वाले हैं। हाँ, तो अगर वो नंबर्स जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पिछली बार भी जो इम्प्रूवमेंट दिखा था, अगर वो कंटिन्यूड रहता है तो आगे चल के वो री-रेट होगा। ओके, तो ये है राय तमाम पेंट स्टॉक्स, और कल एशियन पेंट्स और भारतीय एयरटेल दोनों ने बाजार बंद होने के बाद शानदार नतीजे पेश किए। लेकिन आज जो नतीजे आने वाले हैं उनमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है आज पीएनबी का। हालांकि अब निफ्टी का तो हिस्सा रहा नहीं, लेकिन उसके बावजूद इंटरेस्टिंग और अहम इसलिए है, काफी हद तक दिग्गज सरकारी बैंक्स की चाल इससे समझ में आ जाएगी कि पीएनबी की एसेट क्वालिटी किस तरह की रहती है। तो नतीजों में क्या कुछ खास देखा जाए, और हमेशा की तरह सरकारी बैंक्स की पूरी रिसर्च करती है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पोल लेकर तैयार है हमारे साथ। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपका अनुमान? गुड मॉर्निंग। लास्ट क्वार्टर ही मैनेजमेंट का कहना था कि जो क्लीनअप प्रोसेस है बैंक का वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो पिछले तिमाही के मुकाबले थोड़े बेहतर नतीजे रहेंगे। इस बार 9 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखने की उम्मीद है पिछले साल के नुकसान के सामने। स्लिपेजेस जो है वो भी 6,500 करोड़ के आसपास रहेंगे, जो कि पिछले 2 तिमाही के अगर आंकड़े देखें तो सबसे कम रहेंगे। लेकिन ऑपरेशनली दिक्कत अभी भी बनी हुई है। एनआईआई की बात करें तो 12% की गिरावट देखने की उम्मीद है। तो दिक्कतें कितनी कम हुई है बैंक की, इस पर खास नजर रहेगी, और मैनेजमेंट की कमेंट्री पर इस बार काफी ज्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल, चलिए, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ना सिर्फ पीएनबी, आज सिंडिकेट बैंक के भी नतीजे आएंगे। सिंडिकेट बैंक से अच्छे नतीजे नहीं मिलने की अपेक्षा बाजार लगाकर चल रहा है, और आप देखिए कल उस स्टॉक में थोड़ी कमजोरी भी देखने को मिली। लेकिन आइशर मोटर के नतीजे भी आज आने वाले हैं। पूजा हमारे साथ बनी हुई है, जानेंगे क्या रॉयल एनफील्ड का दम दिखेगा। अच्छा प्रदर्शन जो उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स से दिखाया है वो इस बार भी जारी रहेगा। क्या है पोल, बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अर्निंग सीजन अपनी चरम पर है और काफी सारी कंपनियां जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया पीएनबी के नतीजे कैसे आएंगे, और वक्त है अब ये जानने का कि आइशर मोटर से क्या उम्मीद की जाए। पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि बुलेट का जलवा जो है वो बरकरार रहेगा क्या इस क्वार्टर भी? जी, रॉयल एनफील्ड जैसा कि आपने बात भी की, पिछले तिमाही जो कंपनी के मार्जिन्स थे वो अपने रिकॉर्ड हाई पर थे, और इस बार भी हमारा अनुमान है कि वो ट्रेंड बरकरार रहेगा। मार्जिन के फ्रंट पर काफी अच्छे नंबर्स आएंगे। पिछले 5 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि लगातार कंपनी के मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। इस तिमाही भी हमारा अनुमान है कि पिछले साल के करीब 15% के सामने इस बार कंपनी 16.5% के मार्जिन नंबर्स पोस्ट करेगी। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही एक अच्छी बढ़त रहेगी। मुनाफे में हमारा अनुमान है कि 62% की बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का रॉयल एनफील्ड कारोबार और कमर्शियल व्हीकल कारोबार इन दोनों के ही वॉल्यूम में एक अच्छी स्ट्रांग ग्रोथ हुई है। इसके अलावा FY19 तक कंपनी ने अपनी कैपेसिटी 9 लाख यूनिट्स करने की बात की है, तो इस पर किस तरह की डेवलपमेंट निकल कर आती है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। स्ट्रांग क्वार्टर रहेगा ये आइशर मोटर की तरफ से। चलिए, तो मजबूत क्वार्टर आइशर मोटर्स की तरफ से रहने वाला है, खासतौर से बजाज ऑटो के नंबर्स के बाद ये होंगे बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आज। लेकिन काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है सीएनबीसी आवाज पर। एक छोटे से ब्रेक के उस पार शुरुआत करेंगे हम प्री ओपनिंग सेशन की, बताएंगे कैसा खुलेगा बाजार। रुपए की शुरुआत तो होगी, लेकिन इसके अलावा आज आपके लिए स्टॉक 2020 के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे और पसंदीदा जैकपॉट शेयर। तो SGX निफ्टी मजबूत है, और इस मजबूती में कहां है आपके लिए मौके भरपूर ट्रेडिंग करने के लिए 9 से 9.15 और 9.15 के बाद भी, बताएंगे पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।